हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 1-3-2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में इतनी शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे आपके, तो जिसके 11 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक के सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 1-3-2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर कितनी हो जाती है, आपको यहाँ पर 3 गुनी हो जाती है। यानी कि कोई राशि है जिनमें रेट यानी कि दर कितना है आपका 5% है, तो धनराशि जो है ब्याज दर जब उस पर लगाया जाता है तो 5% की दर से आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में वह राशि जो है खुद की कितनी गुना 3 गुना हो जाएगी। यानी कि मान लेंगे हम लोग को पहले जो है मूलधन यानी कि पहले प्रिंसिपल कितना था, P था। कुछ समय बाद वह धनराशि कितनी, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। यानी कि पहले अगर मूलधन P था तो उसे मांग कितना रहा है, 3P हो जाना चाहिए। कितने प्रतिशत की दर से, 5% की दर से। यानी कि P आपका क्या हो गया, मूलधन, 3 आपका क्या हो गया, मिश्र धन। तो जब मिश्र धन में से माइनस मूलधन करेंगे, जब मिश्र धन में से यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकल जाएगा। यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर 3P माइनस P करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 3P माइनस P यानी कि 2P आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो गया। तो अब आपको मूलधन भी पता है, रेट यानी कि दर भी पता है, और आपको यहाँ पर साधारण ब्याज भी पता है। तो आप समय को जो है आसानी से अब निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई आपका क्या हो जाता है, 100 होता है। यानी कि यस आई आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, P से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय होता है। तो यहाँ पर आपका यस आई यानी कि साधारण ब्याज आपका कितना है, तो 2P है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2P लिख देंगे। इक्वल टू है तो इक्वल टू देंगे। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हम लोगों ने क्या माना था, P माना था, तो यहाँ पर P लिख देंगे। रेट यानी कि दर कितना दिया गया था क्वेश्चन में, तो 5% दिया गया था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, रेट यानी कि दर 5% लिख देंगे हम लोग। फिर जो है आपको निकालना क्या है, टाइम यानी कि समय निकालना, तो उसे T से हम लोग डिनोट कर देंगे। बाई क्या है, बाई 100 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम यानी कि समय निकल जाएगा कि कितने समय में वो राशि 3 गुना हो जाएगी। यानी कि P से P चला गया, 5 से 100 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका टाइम कितना आ गया, तो 20 दूनी 40 साल आ गया। कितने साल आ गया, 20 दूनी 40 साल आ गया। तो ये तो आपका क्या बन गया, बेसिक तरीके से, ये आपका ये मैथ क्या बन गया, बेसिक तरीके से बन गया। अगर आप इसे ट्रिक टाइप से इसे बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीका से इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 3 गुना वो राशि यहाँ पर बोला जा रहा है, कोई मूलधन क्या था आपका, P था, फिर क्या बोला जा रहा है, 3P। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी मूलधन खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे कितना बोला जा रहा है कि 300% यानी कि 3 गुना होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल मूलधन कितना प्रतिशत है, 100%। लेकिन कुछ समय बाद जो है उसे जो है कितना जो है अमाउंट बोला जा रहा है कि कितना हो जाना चाहिए, 300% हो जाना चाहिए। तो जब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। मैं अभी आपको बताया कि जब मिश्र धन माइनस मूलधन करते तो आपका क्या निकल जाता है, साधारण ब्याज निकल जाता है। तो 300 माइनस 100 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कि 200 क्या होना चाहिए,
ब्याज होना चाहिए। तो अगर प्रत्येक साल 5% ब्याज लगता है, टोटल हमें कितना चाहिए, 200% ब्याज चाहिए। तो जब कुल प्रतिशत में से 1 वर्ष के प्रतिशत से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। तो 5 से 200 को काटेंगे इतना बार में चला जाएगा, 40 बार में चला जाएगा, यानी कि 40 ईयर आपका समय आ गया। तो दोनों ही स्थितियों में आपका आंसर क्या आता है, सेम आता है। क्या आता है आंसर, सेम आता है। तो यहाँ पर सभी स्थितियों में आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 40 वर्ष बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप चाहे तो बेसिक तरीके से बनाना चाह सकते हैं, या फिर आप इसे ट्रिक वाइज, या फिर इसे जल्दी बनाने के लिए इसे जो है आप इस तरीके से बना सकते हैं इस प्रश्न को। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया गया क्या है, आपका ग्राफ है, जिले के यहाँ पर नाम दिए गए, फिर दिया गया कि गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया। जैसे कि D1 में गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत जो है कितना है, 15%। तो उसी तरीके से सभी जिले में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया। फिर आगे दिया गया आपका कि गरीबी रेखा से नीचे मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिलाओं का क्या दिया गया, अनुपात दिया गया। तो ये आपका क्या दिया गया, गरीबी रेखा के नीचे अनुपात दिया गया। फिर आपका आगे दिया गया गरीबी रेखा से ऊपर जो है मेल और फीमेल यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर के जो है पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि जिला D4 की कुल जनसंख्या कितना है, 35,000 है, तो जिला D4 में गरीबी रेखा से ऊपर जो है महिलाओं की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर D4 में बोला गया है कि 25% जो है वह क्या है, वह जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से नीचे है। तो कोई भी खुद में जनसंख्या किसी भी जिले में कितना होती है, 100% होती है। तो उसमें से 25% क्या है, गरीबी रेखा से नीचे वाली जनसंख्या है। तो गरीबी रेखा से ऊपर वाले जो है कितने प्रतिशत जनसंख्या हो जाएगी, तो 100% में से 25% गया तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 75%। तो 75% D4 में ऐसी जनसंख्या है जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। तो गरीबी रेखा से ऊपर में जो है महिला और पुरुष और महिला का जो है क्या अनुपात दिया गया, 4:3 दिया गया। क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि गरीबी रेखा से ऊपर सिर्फ महिलाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 75% आपका क्या है, गरीबी रेखा से ऊपर जो है पुरुष और महिलाओं के कुल का यहाँ पर प्रतिशत है। तो हमें क्या निकालना होगा कि सिर्फ महिलाओं का जो है कितने प्रतिशत गरीबी रेखा से ऊपर है। तो यहाँ पर जो है अनुपात में कितना दिया गया, दोनों पुरुष और महिला का, तो 4:7, यानी कि कुल कितना दिया गया, 7 यूनिट दिया गया। यानी कि 7 यूनिट बराबर कितना प्रतिशत है, 75%। तो 1 यूनिट बराबर कितना वैल्यू हो जाएगा आपका, 75%/7 हो जाएगा। तो हमें चाहिए किसका, महिला का चाहिए। तो महिला यहाँ पर कितने यूनिट है, तो 3 यूनिट है। महिला यहाँ पर कितने यूनिट है, तो 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 75/7 में से 3 को गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 75 × 5 × 15 7 × 21 22, यानी कि 225%/7। ये आपका क्या हो गया, महिला का, यानी कि जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनकी महिलाओं का प्रतिशत आ गया। तो हमें अब क्या निकालना, नंबर में महिला की संख्या निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, 35,000 का 225/7% निकालेंगे तो वही संख्या क्या होगी, गरीबी रेखा से ऊपर महिला की संख्या होगी। तो अब क्या करेंगे, टोटल 35,000 में से आपका टोटल 35,000 में से क्या करेंगे, 225%/7% का क्या निकालेंगे, यहाँ पर अंक में निकालेंगे। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। इसे अब क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 7 से काटेंगे तो 35 को कितना बार में, 5 बार में, 1 शून्य आपका बचा हुआ था तो 1 शून्य आपका हो जाएगा। 225 आपका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 2 × 22 = 110, 110 और 2 आपका कितना हो गया, 112 पे 1 शून्य। यानी कि कुल मिलाकर गरीबी रेखा से ऊपर महिला की संख्या कितनी है कुल, तो 11,250 है। कितनी है, 11,250 है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया कि 2 स्टेशनों के बीच
कि दूरी कितनी है, 500 किलोमीटर है। दो स्टेशन है, उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है आपकी, 500 किलोमीटर दी गई है। फिर बोला गया कि एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी की ओर क्या होती है, जाती है। फिर बोला गया कि दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे जो है स्टेशन बी से निकलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए की ओर जाती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस समय पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से क्या होगी, गुजरेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला क्या गया, सबसे पहले बोला गया कि मान लेंगे यहाँ पर क्या है, ए स्टेशन है, इधर आपका क्या है, बी स्टेशन है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आपकी 500 किलोमीटर जो है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी दी गई है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 500 किलोमीटर दी गई है। बोला गया कि एक ट्रेन जो है ए से चलना शुरू करता है, किसके तरफ, बी की तरफ चलना शुरू करता है। कितने किलोमीटर, यानी कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि उनकी कितने की चाल से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। कितने बजे, तो 9 बजे चलना शुरू करता है, यानी कि 9 AM में चलना शुरू करता है। फिर आगे बोला गया था आपसे क्वेश्चन में कि एक ट्रेन जो है 20 की से जो है चलना शुरू करता है, जो कि ए की तरफ चलता है। कितने की चाल से चलता है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। और कितने बजे जो है चलना शुरू करता है, तो 10 बजे चलना शुरू करता है। कितने बजे, तो 10 बजे आपका चलना शुरू करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 10 बजे तक ए जो है कितनी दूरी ट्रैवल कर चुका होगा। तो 9 बजे चलना शुरू किया था, 10 बजे तक, 9 बजे अगर ए से कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना अगर शुरू किया था, तो 10 बजे तक यानी कि 1 घंटा में कितने किलोमीटर चली होगी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर चली होगी। अगर उसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह जो है 1 घंटा में कितनी चली होगी, तो 60 किलोमीटर चली होगी। टोटल जो है दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 500 किलोमीटर है। तो 10 बजे तक दोनों के बीच की दूरी जो अब कितनी रह गई होगी, तो पहले 500 किलोमीटर थी, उसमें से ए जो है 1 घंटा चल चुका, यानी कि 500 माइनस 60, अब जो है दोनों के बीच कितनी की दूरी बच गई है, तो 440 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच बच गई है। क्योंकि ए तरफ से जो चलना, जो ट्रेन शुरू की थी, वो जो है 10 बजे तक कितने 60 किलोमीटर चल चुकी होगी, दोनों के बीच 500 किलोमीटर था, तो दोनों के बचा दूरी, दोनों के बीच में जो है 10 बजे तक बचा दूरी कितना है, 440 किलोमीटर है। अब क्या है, 440 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी बची हुई है। तो 10 बजे जो है अब क्या होगा, 10 बजे ए भी अब चल रहा है, और अब 10 बजे जो है अब क्या हो गया, बी भी जो है ए की तरफ चलना शुरू कर चुका है। इधर ए से जो है चलना जो है 9 बजे ही शुरू कर दिया था, तो 10 बजे भी जो है वो क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा। तो जब अपोजिट दिशा में चाल होती है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि, क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रेन जो है ए से बी की ओर जा रही है, दूसरी ट्रेन जो है बी से ए की ओर जा रही है, तो यहाँ पर हमें पता चला कि दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों का क्या होगा, चाल जुटेगा। दोनों का क्या होगा, चाल जुटेगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने समय में एक दूसरे से गुजरेगी, यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछने का मतलब है कि दोनों ट्रेनें जो है एक दूसरे से जो है कितने समय बाद, यानी कि कितने बजे मिलेगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या निकालना है कि कितने समय में जो एक दूसरे से मिलेगी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, तो 440 किलोमीटर दोनों की दूरी अब बची है। 10 बजे तक जो है 440 किलोमीटर की दूरी बची है, जो कि दोनों जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो दोनों की चाल क्या होगी, जुटेगी, यानी कि 60 और 40 आपका कितना हो जाता है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी कि दोनों का चाल जुटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम, यानी कि समय निकल जाएगा। 0 0 आपका चला गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका,
यहाँ पर 4 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। तो 4/10 को क्योंकि यहाँ पर मिनट में चेंज करना है, आपका आंसर मिनट में दिया गया, तो यहाँ पर इसे 4/10 को क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 चला गया, यानी कि 4 घंटा 4 आवर 24 मिनट बाद जो है एक दूसरे से क्या होगी, दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। तो यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि कितने समय बाद मिलेगी, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने बजे मिलेगी। तो 10 बजे तक जो है क्या हुआ था, दोनों ट्रेन एक दूसरे के चलना जो है शुरू कर चुकी थी। कितने बजे तक, 10 बजे तक। तो 10 बजे के बाद जो है कितने घंटा और लगेगा, तो 4 घंटा 24 मिनट लगेगा, यानी कि 10 बजे जब एक दूसरे से चलना शुरू किया तो उसके बाद 4 घंटा और 24 मिनट लगेगा। तो आपका कितना बजेगा, तो 10 2 12 12 2 आपका कितना बजेगा, 2 बजेगा आपका, यानी कि 2:24 PM आपका बजेगा। क्या बजेगा, 2, क्योंकि 10 बजने के बाद जो है 4 घंटा 24 मिनट बाद जो एक दूसरे से ट्रेन मिलता है, तो कितना बजेगा आपका, 2:24 होगा। कब का, दोपहर का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये जो है क्वेश्चन आपका परीक्षा में गलत दिया गया था, इसे आप चाहे तो बनाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या था, परीक्षा में गलत था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी क्या है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल इंटू समय होता है। दूरी बराबर आपका क्या होता है, चाल इंटू समय होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 15 मिनट में दूरी, यानी कि कितने दूरी जो है ट्रेवल करेगी ट्रेन, अगर उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल इंटू समय करते हैं। तो चाल आपका किसमें है, 72 किलोमीटर, चाल आपका यानी कि स्पीड आपको कितना दिया गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू आपका क्या होगा, समय होगा। तो समय कितना दिया गया है, यहाँ पर 15 मिनट दिया गया। तो यहाँ पर 15 मिनट में समय दिया गया। तो चाल आपका किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जो समय आपका मिनट में, उसे भी किसमें चेंज करना होगा, घंटा में चेंज करना होगा। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते। किससे डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करते। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस यानी कि दूरी निकल जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो 15 चौक 60, 4 से काटेंगे 72 को कितना बार में चला जाएगा, 18 चौक 72, यानी कि 15 मिनट में जो है ट्रेन कितनी दूरी तय कर लेगी, तो 18 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी उस ट्रेन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर बोला क्या गया, यहाँ पर बोला गया कि तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या से जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या 20% या 40% जो है क्या अधिक है। तो कोई भी संख्या खुद में 100% होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते थे कि तीसरी संख्या जो है खुद में कितनी है, 100% है। कितनी है, 100% है। तो यहाँ पर बोला गया कि पहली संख्या जो है तीसरी से क्या है, 20% अधिक है, यानी कि तीसरी अगर 100% है तो पहली कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी। फिर बोला गया कि दूसरी संख्या जो है तीसरी से कितनी है, अधिक है, 40% अधिक है, यानी कि तीसरी अगर 100% है तो दूसरी आपकी कितनी हो जाएगी, 140% हो जाएगी। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात यानी कि रेशियो क्या होगा। तो पहली संख्या कितना है, 120%, दूसरी संख्या कितना है, 140%। दोनों को रेशियो में चेंज करेंगे तो परसेंट चला गया। यहाँ पर 20 से काटेंगे तो 20 छक 120, 20 सत्ते 140, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना अनुपात आ गया, 6:7 आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल
सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का कितना अनुपात दिया गया, 3:2 दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ में क्या निकालना होगा, यहाँ पर हमें एक्स और वाई का जो एक निश्चित वैल्यू यूनिट में निकालना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले x प्लस वाई बराबर कितनी यूनिट दिया गया, 3 यूनिट दिया गया, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 3 आपका है। और x माइनस वाई बराबर कितना है, तो 2 है। x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, x और y का वैल्यू यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्लस वाई माइनस वाई, तो क्या होगा आपका, कट जाएगा। प्लस एक्स यानी कि टोटल कितना हो गया, 2x हो गया, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया, 5/2 आएगा। x बराबर आपका कितना आएगा, 5/2 आएगा। तो किसी भी जगह पर या यहाँ पर ये जो आप पहला इक्वेशन में या फिर दूसरा इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर x इक्वेशन पहला इक्वेशन में अगर x का वैल्यू पुट करते तो क्या करेंगे, 5/2 इधर जाएगा तो 3 माइनस 5/2 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 में से 5 गया, यानी कि 1/2 आएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1/2 आएगा। x का वैल्यू 5/2, y का वैल्यू आपका कितना आ गया, 1/2। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रेशियो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ पर कितना है, 5/2 है, तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, और 2 का स्क्वायर नीचे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्लस का साइन है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो प्लस यहाँ पर दे दिए। प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया, अनुपात दिया गया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपका कितना आया था, 25/4, यानी कि 25/4 लिख देंगे नीचे। माइनस वाई स्क्वायर है तो वाई 1/वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर जो है कितना आया था आपका, 1/4 आया था, तो यहाँ पर 1/4 दे देंगे। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 × 26/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि आपका नीचे बेस सेम है, यानी कि एलसीएम 4 होगा, तो 25 से 1 कितना हो जाएगा आपका, 26। यहाँ भी आपका कितना होगा, 4 होगा। 25 में से 1 गया तो आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अनुपात में है तो नीचे का 4 आपका चला गया, ऊपर से 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, और इधर कितना हो जाएगा आपका, 12 दूनी 24 हो जाएगा। यानी कि अनुपात में कितना अनुपात आपका आंसर आएगा, तो 13:12 के अनुपात में ये आंसर आपका आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैं पहले वाली वीडियो में बॉडमास थ्योरम आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि क्या होता है। क्या होता है आपका बॉडमास थ्योरम, बी से आपका ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और एक आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओ से आपका क्या होता है, ऑफ होता है, हिंदी में का दिया हो रहता है। जी से डिवाइड यानी कि भाग होता है, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है, ए से ऐड यानी कि जोड़ होता है, ए से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पर बॉडमास थ्योरम है, तो बॉडमास थ्योरम के हिसाब से जो आपका पहले दिया गया, यानी कि ब्रैकेट पहले है तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवाइड को। यानी कि बॉडमास थ्योरम के हिसाब से जो आपका पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे, तो ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। उसी तरीके से जो बाद में दिया गया उसे बाद में हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए सिंप्लीफिकेशन को हम लोग अब हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये ब्रैकेट का हल करेंगे सारा, तो 3 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इधर आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर इधर क्या करेंगे, भाग का यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो 30 को जब 6 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा आपका, 30 को जब 6 से भाग दिया जाएगा तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा। आपका कितना आएगा, 5 आएगा। इंटू का साइन है तो इंटू दे देंगे। ऑफ है यहाँ पर, तो ऑफ का पहले हल किया जाता है, तो ऑफ मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो ये ब्रैकेट से क्या है, गुना है, यानी कि 5 × 5 करेंगे, यानी कि 5 ऑफ 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट का अंदर का हल करने पर कितना आया, 3 दूनी 6 आया, जो कि किससे गुणज है, 12 का गुणज है ब्रैकेट से। तो 12 छक कितना हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 × 25 आपका कितना होता है, 125,
-72 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 और इधर 5 यानी कि 53 आ जाएगा। तो इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आ गया 53 यानी कि 53 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया है कि ए जो है पाइप 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। क्या बोला गया, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या बोला गया, ए पाइप जो है 20 मिनट में क्या कर सकता है, एक टैंक को खाली कर सकता है। फिर बोला गया कि दूसरा पाइप बी का व्यास जो है पाइप ए के व्यास से क्या है, दोगुना है। यानी कि ए का जितना व्यास है उससे दोगुना व्यास किसका है, बी वाले पाइप का है। यानी कि हमें यहाँ पर से पता चल रहा है कि अगर व्यास दोगुनी है, अगर ए से दोगुना व्यास बी का है, यानी कि उससे दोगुना कार्य क्षमता से काम करेगा। यानी कि वो दुगुना जो है तेजी से उस टंकी को खाली करेगा बी वाले पाइप। यानी कि उसकी कार्य क्षमता एक ही अगर एक है तो बी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि दोगुना कार्य क्षमता से क्या करेगी, अगर उसका व्यास 2 गुना है तो दोगुना की क्षमता से क्या करेगा, उस टैंक को खाली करेगी बी। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका इफिशियंसी का क्या हो गया, अनुपात हो गया। ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो गया, 1:2 हो गया। क्या हो गया, उसके कार्य क्षमता का यहाँ पर क्या हो गया, ये अनुपात हो गया आपका। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि ए और बी पाइप जो है टैंक से जुड़े हो तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कि ए जो है 20 मिनट में क्या कर सकता है, टैंक को खाली कर सकता है। तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, आपका इफिशियंसी इनटू टाइम हो सकता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क बाय क्या लिख सकते हैं, इफिशियंसी लिख सकती है। तो दोनों आपका क्या फार्मूला सेम है, आप चाहे तो दोनों याद रख सकते हैं या फिर एक भी याद रखेंगे तो आपका काम चलेगा। तो यहाँ पर जो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि दोनों मिलकर कितने समय में जो इस टैंक को खाली करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले टोटल वर्क यानी कि उस टंकी में जो है कितना जो है खाली करना है। तो 20 मिनट में ए जो है क्या बोला जा रहा है कि 20 मिनट में जो उस टैंक को खाली कर सकता है। तो कितने की कार्य क्षमता से, 1 की कार्य क्षमता से। तो अभी आपको बताया गया कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। यानी कि टाइम आपका क्या है, 20 मिनट है, कितने की कार्य क्षमता से खाली करता है, 1 की कार्य क्षमता से, यानी कि 20 × 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ऊपर में टोटल वर्क हो गया। हमें चाहिए क्या कि दोनों मिलकर कितने समय में टैंक को खाली करेंगे। तो टाइम निकालने के लिए क्या किया जाता है, कुल वर्क यानी कि टोटल वर्क बाय नीचे क्या लिखा जाता है, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता। तो अब क्या करेंगे, दोनों मिलकर टैंक को खाली करेंगे। तो दोनों मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है, तो 2 1 3 है। कितनी है आपकी, 2 1 3 है। तो आपका समय कितना आ गया, यहाँ पर आपका 20/3 आ गया। कितना आ गया आपका, 20/3। तो पूर्णांक में आंसर दिया गया तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कितना दिया, 3 × 6 = 18, 2 यानी कि 6.2/3 मिनट समय लगेगा दोनों पाइप को उस टैंक को खाली करने में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया है कि एक पहिया 4000 बार जो है क्या करता है, परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहिए की त्रिज्या क्या है। तो सबसे पहले हमें जो है एक फार्मूला जो है सर्कल का यानी कि वृत्त का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, उसके पेरीमीटर का फार्मूला। क्या फार्मूला पता होना चाहिए, पेरीमीटर यानी कि उसके परिधि का फार्मूला पता होना चाहिए कि किसी वृत्त के परिधि के यानी कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है आपका, 2πr होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। किसी वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो कोई भी चक्का है, जैसे कि कोई भी बोला गया यहाँ पर कि पहिया है, तो पहिया क्या होती है, गोल होती है यानी कि वृत्ताकार होती है। तो जब भी यानी कि एक बार घूमेगी, एक बार जब भी ये जो है मान लीजिए ये जो है आपका क्या एक पहिया, तो जब भी ये घूमेगी आपकी पहिया तो क्या अपने सरकमफेरेंस यानी कि परिधि पर घूमेगी। आपको
जब भी कोई पहिया घूमती है तो किस पर घूमती है? अपने परिधि पर, यानी कि ये जो बाहर का आपका सरफेस दिख रहा है उस पर घूमती है। यानी कि कोई भी पहिया जो वृत्ताकार होती है वो किस पर घूमती है? अपने परिधि पर घूमती है। यानी कि एक पहिया, यानी कि जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी ट्रेवल करेगा? तो ये जो आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला, उतनी दूरी जो है एक बार उसके चक्कर लगाने पर उतनी दूरी जो है क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया कि 4000 बार चक्कर लगाते हैं। यानी कि 2πr जो है कितने बार चक्कर लगाते हैं, यानी कि कितने बार घूमता है? 4000 बार घूमता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करेंगे। 2 पाई को क्या लिख सकते हैं? 22/7 लिख सकते हैं, इंटू आर, क्योंकि हमें त्रिज्या दिया नहीं गया, हमें निकालना है। तो यहाँ पर आर को डिनोट करेंगे, कितने बार घूमता है? तो 4000 बार घूमता है। यानी कि टोटल कितने सरफेस पर घूमा, यानी कि कितने परिधि पर जो है, कितने परिधि जो है उसने जो है कवर किया, वो यहाँ पर क्या दिया गया? 60 किलोमीटर दिया गया। कितना दिया गया? 60 किलोमीटर दिया गया। तो यहाँ पर सभी क्या, यहाँ पर जो है आपका रेडियस किस में पूछा जा रहा है? मीटर में पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? जो दूरी 60 किलोमीटर दी गई उसे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर मीटर में चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुना किया जाता है? 1000 से गुना किया जाए। तो इधर भी आपका क्या हो गया? टोटल परिधि हो गया। जो पहिया जो है 4000 चक्कर लगाएगा तो ये टोटल आपका परिधि हो गया। और इधर भी आपका क्या है? 60 किलोमीटर, यानी कि टोटल परिधि हो गया। दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? आर का वैल्यू यहाँ पर से निकाल लेंगे। तो 3 आपका चला गया। यहाँ पर आपका कट रहा है तो काट देंगे, यहाँ पर 30 बार में चला जाएगा। फिर अब क्या करेंगे? यहाँ पर काटेंगे तो 2 से, और इधर आपका कितना बार में? 15 बार में चला गया। यानी कि आर बराबर आपका कितना आ गया? 15 सते 75 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो 15 सते 75 से भागा में आपका क्या आ जाएगा? 22 दूनी 44। ऊपर इधर 22 बचा गया, इधर 2 बच गया, तो 22 दूनी आपका कितना हो गया? 44 हो गया। तो इधर जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 44 दूनी 88, यानी कि 2 पॉइंट कुछ आंसर होना चाहिए। तो 2 पॉइंट कुछ आंसर जो है कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 2 में। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? 2.38 मीटर आपका इस जो है पहिए का क्या निकल जाएगा? त्रिज्या, यानी कि रेडियस निकल जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया कि एक टीवी 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का क्या होता है? नुकसान होता है, यानी कि हानि होता है, यानी कि उसे क्या होता है? लॉस होता है। तो फिर बोला गया कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि कोई भी किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है? 100% होता है। तो किसी वस्तु का अगर सीपी यानी कि क्रय मूल्य 10% है, फिर बोला गया कि उसे क्या किया गया? 15% के हानि में बेच दिया गया। यानी कि कितने प्रतिशत में बेच दिया गया? अगर पहले उसका दाम 100% था तो 15% का नुकसान लिया तो कितने में बेच दिया होगा उसने? 100 माइनस 15 यानी कि 85% में उसने क्या किया? उस वस्तु को बेच दिया। लेकिन उससे आपसे पूछ रहा है कि उसे कितना में बेचे, उस वस्तु को कितना में बेचे कि 5% का लाभ हो। यानी कि अगर 100% का सामान है, 5% के लाभ में बेचना चाहता है तो कितने प्रतिशत में उसे बेचना होगा? तो 105% में उसे बेचना होगा। कितने प्रतिशत में उसे बेचना होगा? 105% में उसे बेचना होगा अगर वो 5% का लाभ चाहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 8500 जो है किसका दिया गया? बोला गया कि 15% के हानि पर कितना में बेच दिया गया? 8500 में बेच दिया गया। यानी कि 85% बराबर, क्योंकि 15% का हानि कितना परसेंट था? 85% था। यानी कि 85% बराबर यहाँ पर रुपये में कितना दिया गया? 8500 रुपये दिया गया। यानी कि 1% का यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। 85 से 8500 काटेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपका? 1% बराबर 100 वैल्यू आ जाएगा 100 रुपये का। हमें चाहिए क्या कि 105% में अगर बेचता है, यानी कि 5% के लाभ पर बेचता है,
तो टीबी का जो है नया विक्रय मूल्य क्या होगा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 105 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नया विक्रय मूल्य यानी कि न्यू एसपी आपका निकल जाएगा। तो आपका किधर क्या हो गया 105% हो गया। 105 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,500 रुपया हो जाएगा, यानी कि 5% लाभ कमाने के लिए उसे 10,500 रुपये में बेचना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है 12 और 240 है। बोला गया है क्वेश्चन में आपसे कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है 12 और 240 है। फिर आगे बोला गया है कि यदि एक संख्या 24 है, यदि एक संख्या 24 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको ये इसमें जो है क्या होता है एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फार्मूला से ही आप इस मैथ को जल्दी से हल कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक किसके बराबर होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के बराबर होती है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक बराबर होता है किसके, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणज के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है महत्तम समावर्तक कितना दिया गया 12 दिया गया, यानी कि एचसीएफ आपका कितना है 12 है, और लघुत्तम समावर्तक कितना दिया गया 240 दिया गया। दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, गुना जो है किसके बराबर होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर होती है। तो पहली संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है 24 दी गई है, दूसरी संख्या हमें क्या करना है निकालना है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या से डिनोट कर देंगे। तो हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर आपकी दूसरी संख्या का एक निश्चित वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 12 से 24 कितने बार में चला जाएगा 2 बार में, 2 से 240 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 120 बार में चला जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या जो है कितनी है तो 120 है। दूसरी संख्या आपकी कितनी है 120 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है हमेशा कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है। पहले वाले ये आपका ग्राफ है, जिला का नाम दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया, मेल और फीमेल गरीबी रेखा से नीचे का अनुपात और गरीबी रेखा से ऊपर मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि जिला D3 की कुल आबादी कितनी है 40,000 है। यहाँ पर बोला गया है कि जिला D3 की कुल आबादी कितनी है 40,000 है। तो जिला D3 में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी क्या है, किसमें नंबर में। तो सबसे पहले बोला गया कि D3 में जो है गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का जो है कितने प्रतिशत है, कुल जो है गरीबी रेखा से नीचे जो है जनसंख्या का कितना प्रतिशत है 20% है। कितना प्रतिशत है 20% है। तो हमें गरीबी रेखा से नीचे की आबादी निकालने के लिए क्या करना होगा, कुल आबादी का 20% निकालना होगा। तो कुल आबादी कितना दिया गया है यहाँ पर आपसे 40,000 दिया गया। कितना दिया गया 40,000। तो हम लोग क्या करेंगे 40,000 का 20% निकालेंगे। तो आपका D3 में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का यहाँ पर कुल आबादी निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे 20%, तो 20% हटाएंगे तो नीचे 100, 20 आपका कितना हो गया 100 हो गया। 5 से काटेंगे 40 को तो कितना 25 40 और 3 शून्य। तो आपका कितना ऐसा आबादी है जो गरीबी रेखा से नीचे है, तो 8,000 ऐसी आबादी है D3 में जो क्या है गरीबी रेखा से नीचे है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया गया 16:9 है। दो वर्ग यानी कि 2 स्क्वायर के एरिया का अनुपात कितना दिया गया 16:9 दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो किसी वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल यानी कि उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो है दो वर्गों का क्या दिया गया, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 16 है, तो यहाँ पर बोला गया है भुजा क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों में अंडर रूट कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, दोनों वर्गों का भुजा यानी कि साइड निकल जाएगा। तो 16 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। यानी कि दोनों वर्गों के भुजा का अनुपात कितना हो गया, यानी कि उसके साइड का अनुपात कितना हो गया, 4:3 हो गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि परिधि का अनुपात क्या होगा। तो परिधि निकालने के लिए क्या जाता है, तो आपका स्क्वायर, आपको पता है कि स्क्वायर में जो है कितने साइड होते हैं, टोटल 4 साइड होते हैं। तो टोटल उसके भुजा का योग ही तो क्या होता है, उस वर्ग का परिधि होता है। तो टोटल जो है कितने भुजा है, तो 4 भुजा है। तो दोनों में क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, दोनों वर्गों के परिधि का अनुपात निकल जाएगा। तो 4 कितना होता है आपका, 16 हो गया, 4 आपका कितना होता है, 12 होता है। यानी कि दोनों वर्गों के परिधि का अनुपात कितना हो गया, यानी कि पेरीमीटर का रेशियो कितना हो गया, तो 16:12 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया गया है कि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित जो है 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए राशि पर चक्रवृद्धित ब्याज कितना है, 205 है। उसका जो है रेट कितना दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज में, 5%। समय कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 205 रुपये है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, खुद में प्रिंसिपल यानी कि कोई भी मूलधन, इसी वीडियो में मैं कुछ प्रश्न पहले आपको बताया कि कोई भी मूलधन खुद में जो है कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या हो या फिर कोई भी प्रिंसिपल हो या फिर कोई भी सीपी हो, एसपी हो, मार्केट प्राइस हो, खुद में हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। तो यहाँ पर बोला गया 5% की दर से 2 वर्ष के लिए क्या किया गया, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया। तो एक साल में 5%, फिर दूसरे साल में भी क्या लगाया गया, 5% ब्याज। तो पहले साल में 5%, दूसरे साल में 5%। तो क्या हम लोग 2% को 1% में यहाँ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 2% को 1% में चेंज जब करना होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a + b + a × b बाई क्या होता है, 100 होता है। तो a यहाँ पर क्या है, 5% है, और b भी यहाँ पर क्या है, 5% है। तो दोनों का जोड़ प्लस आगे साइन a × b यानी कि 5 × 5 बटा नीचे आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 5 और 5 आपका कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस आपका कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25/100 यानी कि पॉइंट में कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो टोटल जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा, तो 10.25% लगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर कितना दिया गया है, 205 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया, 205 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर जो है साधारण ब्याज जो है 2 वर्षों का कितना लगेगा, तो ESI यानी कि साधारण ब्याज जो है 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर एक वर्ष में 5% तो दूसरे वर्ष में भी 5% लगेगा। साधारण ब्याज में आपका ब्याज पर भी ब्याज नहीं लगता, यानी कि जितने पहले वर्ष में ब्याज लगा था उतना ही दूसरे वर्ष में ब्याज लगेगा। तो पहले वर्ष में अगर 5% था तो दूसरे वर्ष में भी 5%, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 10% ब्याज लगा था। तो यहाँ पर से 10.25% बराबर 205 रुपये। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं,
1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, 10% का भी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि आपका साधारण ब्याज यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 25 चौक 100, 25 चौक 100, 1 41, 41 से 205 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा? 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा। तो हमें कितना चाहिए? 10% का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? 10 से गुना कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा? 10% का वैल्यू निकल जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 200 रुपया हो जाएगा, यानी कि उसी राशि पर आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 200 रुपये होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? तो 2:4:9 के अनुपात में है। फिर बोला गया आगे कि यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है तीनों का अनुपात कितना दिया गया? 2:4:9 दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से जो है सब में 0 0 1 1 0 बैठा देंगे, ताकि आगे क्या हो, कैलकुलेट करने में इसे आसानी हो। तो फिर बोला गया कि विज्ञान में क्या होता है, सबसे पहले 10% की वृद्धि की जाती है। तो अगर पहले उसमें जो है मान लेंगे कि 20 छात्र जो है क्या थे विज्ञान में, क्या थे उसमें जो है विज्ञान के 20 छात्र थे, उसमें 10% की वृद्धि हुई, यानी कि अब जो है कुल कितने छात्र हो गए? तो 20 और 2 22 हो गए। कितने हो गए कुल छात्र? 20 और 2 22 हो गए। तो यहाँ पर जो है अगर आप इसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो क्या करेंगे, 20 का 10% निकालेंगे। तो 20 का 10% कितना होता है आपका? 1 0 2 0 2 0 चला गया, यानी कि 2 छात्र जो है क्या हो गए? बढ़ गए, यानी कि 20 से क्या हो गए? 22 हो गए। फिर उसी तरीके से जो है क्या बोला गया कि गणित में 20% बढ़ गया, यानी कि पहले अगर 40 छात्र थे तो 20% की वृद्धि, यानी कि 40 + 4 दूनी 8, यानी कि 48 छात्र जो है अब क्या हो गए? गणित में हो गए। और फिर बोला गया कि भाषा के छात्रों में 40% की वृद्धि हुई, यानी कि अगर पहले 90 छात्र थे तो 40% की वृद्धि, यानी कि 9 चौक 36 छात्र जो है क्या हुए? वृद्धि हुए। तो कितने हो जाएंगे? 9 3 12, तो 126 छात्र हो गए। आप चाहे तो इस तरीके से परसेंट में अलग अलग जो है वैल्यू निकाल सकते कि 40% में कितनी वृद्धि हुई। अगर आप निकालना चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते कि 90 में 40, 90 का 40% कितना हो जाएगा आपका? 1 0 2 0 2 0 चला गया, 9 चौक 36, यानी कि कुल मिलाकर भाषा में 36 विद्यार्थियों की जो है वृद्धि हुई। तो 90 + 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। तो अब पूछा गया है कि वृद्धि करने के बाद नया अनुपात जो है छात्रों का कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से कट रहा है तो काट देंगे, कितना हो जाएगा? 11 24, इधर कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो 63 हो जाएगा, यानी कि नया अनुपात छात्रों का कितना हो जाएगा आपका? 11:24:63 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया कि कक्षा 9 में छात्रों के लिए विज्ञान में अंकों का औसत कितना था? 48 था, यानी कि टोटल अगर 6 छात्र थे और उनका औसत कितना था? 48 था। फिर बोला गया कि परिणाम घोषित होने के बाद या एक छात्र के मामले में पाया गया कि अंक जो है, एक छात्र का अंक जो है 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया था, यानी कि उस छात्र का असल में आया कितने अंक था? आया तो था 45 अंक, लेकिन उसे जो है कितना जोड़ दिया गया? टोटल जो है 54 अंक उसे ले लिया गया था। तो पूछा जा रहा है कि अगर उसे जो है सही किया जाए तो उनका सही औसत क्या होगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा कि टोटल जो है 6 छात्रों का अगर औसत 48 है तो टोटल जो है 6 छात्रों के कुल अंकों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 × 48 करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 8 × 48, 4 6 24, 4 28, यानी कि उन 6 छात्रों को कुल मिलाकर 288 अंक प्राप्त हुए थे। लेकिन
45 की जगह क्या ले लिया गया था, एक छात्र के अंक को 54 ले लिया गया था। यानी कि कितना अधिक ले लिया गया था, तो 54 माइनस 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। यानी कि 9 अंक अधिक ले लिया गया था। तो सही औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 288 में से 9 माइनस कर लेंगे, क्योंकि 9 क्या कर लिया गया था, अधिक ले लिया गया था एक छात्र का। तो 288 माइनस 9 आपका कितना हो जाएगा, 279 हो जाएगा। यानी कि 279 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 279 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल गया, 6 छात्रों का सही औसत, यानी कि 6 छात्रों का, सॉरी औसत नहीं, 6 छात्रों का सही अंकों का योग निकल गया। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, सही औसत पूछा जा रहा है। तो छात्र जो है पहले जितने थे अब भी उतने ही है, तो क्या करेंगे, 279 जो है को क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे तो सभी छात्रों का सही औसत निकल जाएगा। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 नमा 27, 3 तिया 9 बार में आपका चला गया। डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 46 दूनी 92.5 हो जाएगा। यानी कि सही एवरेज, यानी कि सही औसत कितना आ गया, 46.5 आ गया। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया कि एक व्यापारी 24,500 रुपये अंकित मूल्य के एक सोफा सेट पर क्या करता है, 5% प्रत्येक की क्या करता है, 2 क्रमिक छूट देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सोफा सेट का विक्रय मूल्य क्या है। अंकित मूल्य आप यानी कि मार्क्ड प्राइस आपका दिया गया है। दोनों छूटों का, यानी कि पहला छूट भी 5% था, दूसरा छूट भी 5% है, ये आपका दिया गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो 5% को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा आपका, 1/20 होगा। मैं काफ़ी बार पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि 5% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 से 100 काटेंगे 20 बार में चला जाएगा। यानी कि 5% को हम लोग 1/20 भी लिख सकते हैं। तो 5% को 1/20 हम लोगों ने लिखा। तो यहाँ पर से हमें क्या मिल रहा है कि 20 यूनिट की कोई वस्तु जो है क्या किया गया, 1 यूनिट के छूट में बेच दिया गया। यानी कि मार्क्ड प्राइस, इधर हम लोग क्या लिख देते हैं, ईएसपी यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। यानी कि 20 यूनिट की कोई वस्तु थी, 1 यूनिट छूट पर यानी कि कितना में बेच दिया गया, 19 यूनिट में बेच दिया गया। तो ये कितने बार छूट दिया गया, तो 2 बार छूट दिया गया। तो इसे क्या लिखेंगे, 2 बार छूट लिखेंगे। यानी कि 20 यूनिट का सामान जो है 19 यूनिट में कितने बार बेचा गया, 2 बार जो है छूट देकर बेचा गया। तो इधर गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और इधर गुना करेंगे तो आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 20 × 20 आपका कितना होता है, 400 होता है। 19 × 19 आपका कितना होता है, 361 होता है। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि 1 से 30 तक आप हमेशा स्क्वायर रखें। ये आपको परीक्षा में अवश्य ही बहुत सारे प्रश्न में आपको हेल्प करेगा। तो 1 से 30 आप हमेशा स्क्वायर को याद रखें। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया, 400, यहाँ पर क्या आ गया, 400 अनुपात 361 आपका क्या आ गया, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। तो यहाँ पर 400 यूनिट का वैल्यू, मार्क्ड प्राइस आपका कितना दिया गया, यहाँ पर 24,500 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते, 400 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 24,500 रुपया दिया गया। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ गया, 245/4 रुपये आ गया। हमें से पूछा क्या जा रहा है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य यहाँ पर कितने यूनिट था, तो 361 यूनिट था। तो इंटू क्या कर देंगे, 361 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ईएसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 245 × 361 करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर हम लोग गुना करते हैं तो आपका 5 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 × 24 सॉरी 6 × 5 30 और 4 34 हो गया, हाथ में 3, 2 हो गया आपका, 5 × 15 15 2 17 3 20 20 20 और 6 × 24 44 हो गया, 44 तो हाथ में 4, तो और 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 और 4 28, हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8 हो गया। यानी कि 245 × 361 किया तो आपका कितना आ गया, 88,445 आ गया बटा 4।
पॉइंट में आंसर दिया गया तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे हम लोग, पॉइंट में आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 1, फिर आपका 1 आ जाएगा, आपका 1 यहाँ पर शेष बचा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना बचा शेष, आपका यहाँ पर 4 1 बच रहा, हम लोगों ने शायद कुछ गलत किया यहाँ पर, 5 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आपका पॉइंट 25 आएगा, आपका कितना आएगा, पॉइंट 25 आएगा, हम लोगों ने कुछ गलती नहीं किया, यहाँ पर क्या आएगा आपका पॉइंट 25 ही आएगा, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 22,111.25 रुपये क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 7 5 नहीं होगा, क्या होगा 2 5 आंसर होगा, कितना होगा 2 5 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 27 मीटर स्क्वायर है। एक आयत का क्षेत्रफल यानी कि एक रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया गया, 27 मीटर स्क्वायर दिया गया है। फिर बोला गया कि और इसकी लंबाई जो है क्या है, चौड़ाई की 3 गुना है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आयत यानी कि रेक्टेंगल की परिधि यानी कि पेरीमीटर क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया, क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि इसकी लंबाई जो है क्या है, चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी कि उसका चौड़ाई अगर यक्स है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यानी कि लेंथ 3x, और ब्रेथ आपका कितना हो गया, यक्स हो गया। तो किसी भी आयत के क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लेंथ गुने ब्रेथ होता है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 3x इंटू यक्स। कुल क्षेत्रफल कितना दिया गया, 27, यानी कि इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इधर भी आपका टोटल एरिया, इधर भी आपका टोटल एरिया हो गया। 3 से काटेंगे 27 को तो 9 बार में चला जाएगा, यक्स इंटू यक्स तो क्या हो गया, यक्स स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर जब इधर अंडर रूट भेजेंगे तो 9 जो है किसका स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि 9 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका, 3 आ गया, यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यक्स का वैल्यू अगर 3 है तो लेंथ यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा, तो 3 3 9, यक्स का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और आपका ब्रेथ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है आपसे कि उसकी परिधि क्या होगी, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है किसी आयत के परिधि का फॉर्मूला। तो 2, लंबाई आपका कितना है, 9 है, चौड़ाई कितना है, 3 है, 9 3 12, 12 दूनी कितना हो गया आपका, 24 मीटर हो गया। सॉरी मीटर में आपका आंसर है, लेकिन आपका ऑप्शन में जो है सेंटीमीटर में दिया गया, लेकिन यहाँ पर मीटर में दिया गया, तो आपका मीटर में ही आंसर होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयत की परिधि 24 मीटर हो जाएगी, कितने मीटर, 24 मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आपका यहाँ पर क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया हुआ था तब आपका परिधि सेंटीमीटर में होता, लेकिन यहाँ पर मीटर में क्षेत्रफल दिया गया तो आपका परिधि भी मीटर में ही होगा, यानी कि आपका परिधि कितना आ गया, इस आयत का 24 मीटर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसे जो है ग्राफ से तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन में, यानी कि ये आपके मीन मीडियन मोड के चैप्टर में आपके ये प्रश्न आते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दे दिया गया, आपका मार्क दे दिया गया, इधर आपका क्या दे दिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया गया। जैसे कि बोला गया कि 1 से 5 अंक लाने वाले, यानी कि 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 10 है। फिर बोला गया 6 से 10 अंक जो है प्राप्त करने वाले ऐसे छात्रों की संख्या 8 है। फिर 11 से 15 अंक प्राप्त करने वाले ऐसे छात्रों की संख्या 12 है। फिर उसी तरीके से आगे भी बोल दिया गया कि 16 से 20 अंक प्राप्त करने वाले ऐसे छात्रों की संख्या जो है 4 है। इस तरीके से जो आपका क्या बना दिया गया, एक तरीके से ग्राफ बना दिया गया। फिर बोला गया आपसे कि यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका मार्क दिया गया, तो इन सारे को क्या कहा जाता है। जैसे कि 1 से 5 नंबर है, फिर 6 से 10 नंबर है, 11 से 15 नंबर है, फिर 16 से 20 नंबर है। तो इन सारे समूहों को जो है वर्गीकृत करते हैं, उन समूहों को क्या कहा जाता है, वर्ग अंतराल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग अंतराल कहा जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है
कि जैसे कि इधर नंबर बांट दिया गया 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, तो इन सारे समूहों को क्या कहा जाता है, वर्ग अंतराल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे ये चीज़ नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग मान लें, यहाँ पर जो है पहला ले ले, यहाँ पर बोला गया कि 1 से 5 तक के नंबर ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है, 10 है। तो एक जो आपका क्या है, निचली सीमा है, एक जो है आपका क्या है, एक निचली सीमा है, आपका क्या है, एक निचली सीमा, और 5 आपका क्या है, ऊपरी सीमा है। 5 आपका क्या है, एक ऊपरी सीमा है। तो इन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, वर्ग आकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग आकार कहा जाता है। इन दोनों नंबर के बीच के, यानी कि इन दोनों नंबर के ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, वर्ग आकार कहा जाता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे जो है पूरे सारे समूहों में जब बांट दिया जाता है तो उन समूहों को क्या कहा जाता है, वर्ग अंतराल कहा जाता है। और जब एक क्लासिफिकेशन के यहाँ पर नंबर यहाँ पर लेंगे कि एक को जो है ये आपका निचली सीमा हो गई, 5 आपकी ऊपरी सीमा हो गई, और ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, वर्ग आकार कहा जाता है। तो आपको आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है कि राम और हरि मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर आगे बोला गया कि रामा जो है हरि से 2 गुना तेज काम करता है। यानी कि रामा जो है हरि से क्या है, 2 गुना तेज काम करता है। यानी कि हरि अगर एक काम करता है तो उतने ही समय में रामा जो है कितना, 2 गुना काम कर लेता है। यानी कि क्या निकल गया, रामा और हरि की इफिशिएंसी का अनुपात निकल गया, यानी कि उसके कार्य क्षमता का अनुपात निकल गया। तो पूछा जा रहा है आपसे क्या, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि फिर जो है हरि अकेले यह काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अभी मैं इसी वीडियो में बता चुका हूं कि टाइम बराबर, यानी कि समय बराबर आपका क्या होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशिएंसी होता है। टाइम बराबर आपका क्या होता है, टोटल वर्क बाई इफिशिएंसी होता है। या फिर टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम इंटू इफिशिएंसी करते हैं। तो दोनों फार्मूला एक ही है, चाहे तो आप दोनों याद रख सकते हैं या फिर एक भी याद रखेंगे तो चलेगा। तो सबसे पहले हरि को जो है अकेले काम करना है तो हमें जो है क्या निकालना होगा, कुल कार्य निकालना होगा कि हरि को जो है करना कितना काम है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल टाइम यानी कि टाइम इंटू टोटल इफिशिएंसी यानी कि कुल कार्य क्षमता करते हैं। तो दोनों मिलकर जो है कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो 15 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। और जो है दोनों मिलकर कितने की कार्य क्षमता से पूरा करेंगे, तो रामा जो है 2 की कार्य क्षमता से कार्य करता और हरि जो है 1 की कार्य क्षमता से कार्य करता है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टाइम 15 इंटू 3 के कुल मिलाकर इफिशिएंसी से काम करता है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर टोटल वर्क लिखते, तो ऊपर आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। नीचे आपका क्या लिखना है, इफिशिएंसी निकलना है। तो अब जो है इस कुल कार्य को करेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ हरि करेगा। तो हरि जो है कितने की कार्य क्षमता से कार्य करता है, तो 1 की कार्य क्षमता से कार्य करता है। यानी कि 15 इंटू 3 कार्य करना है, 1 की कार्य क्षमता से हरि कार्य करता है। तो कितना समय आ जाएगा, तो 15 तिया 45 दिन आ जाएगा। यानी कि 45 दिन लगेगा उस काम को पूरा करने में हरि के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया है कि कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु कितने वर्ष है, 12 वर्ष है। फिर बोला गया कि जब शिक्षक की आयु को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत आयु क्या हो जाती है, 1 बढ़ जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे शॉर्टकट तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि पहले जो है 40 छात्रों का औसत आयु कितना था, 12 वर्ष था। 40 छात्रों का औसत आयु कितने वर्ष था, 12 वर्ष था। तो जब उसमें एक टीचर शामिल हो जाते, यानी कि पहले जो है 40 छात्र था, उसमें एक टीचर जो है क्या हो गया, शामिल हो गए। तो शामिल होने के बाद अब जो है कुल आदमियों की संख्या कितनी हो गई, 40 है 1 41 अब जो है आदमियों की संख्या हो गई। उन 41 आदमियों का औसत अगर 1 बढ़ता है
तो कुल मिलाकर कितने उम्र बढ़ गए होंगे? अगर 41 व्यक्ति का औसत आयु 1 बढ़ता है तो कुल मिलाकर कितने उम्र बढ़े होंगे? 41 इंटू 1 बढ़े होंगे, यानी कि 41 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 41 हो जाएगा। यानी कि 12 पहले औसत था, टीचर आने के बाद 41 जो है वर्ष क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं कुल मिलाकर। तो जब दोनों का योग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? टीचर की आयु यानी कि शिक्षक का यहाँ पर क्या निकल जाएगा? एज निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 4 1 5 हो जाएगा। यानी कि उस शिक्षक की आयु कितनी होगी? 53 यानी कि 53 होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका क्या है? पहले वाले ग्राफ है, जिले का नाम दिया गया है, गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत दिया गया है, और यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे का पुरुष और महिला, और गरीबी रेखा से ऊपर जो है पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि D1 में कुल जनसंख्या कितने हैं? 30,000 है। D1 में कुल जनसंख्या कितने हैं? 30,000 है। तो आपसे पूछा गया है कि D1 में गरीबी रेखा के नीचे की महिला की संख्या क्या है। तो यहाँ पर जो है D1 में जो है कुल कितने प्रतिशत जो है गरीबी रेखा से नीचे है? तो गरीबी रेखा से D1 में जो है कुल कितने नीचे है? कुल 15% क्या है? नीचे है। यानी कि D1 में जो है 15% नीचे है। तो यहाँ पर जो है उनके अनुपात कितने दिए गए? पुरुष और महिला का अनुपात कितना दिया गया? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ महिला का यहाँ पर संख्या पूछी जा रही है, तो यहाँ पर क्या निकालना होगा? महिला का प्रतिशत निकालना होगा। तो यहाँ पर जो है कुल कितना अनुपात दिया गया? 2:3 दिया गया। यानी कि यूनिट में जब दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, यानी कि टोटल 5 यूनिट हो जाएगा। 5 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो गया? 5 तिया 15, यानी कि 3% हो गया। 5 से 15 काटेंगे कितना बार में चला जाएगा? 3 बार में, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना प्रतिशत हो गया? 3% हो गया। तो यहाँ पर जो है महिला का जो है यूनिट में वैल्यू कितना था? गरीबी रेखा से नीचे जो है महिला के जो है कितना यूनिट था? यहाँ पर 3 यूनिट था। तो 1 यूनिट बराबर 3%। तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। यानी कि गरीबी रेखा से नीचे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत महिला थी? तो 9% महिला थी। तो हम लोग क्या करेंगे? 3,000 का 9% निकाल लेंगे, सॉरी 30,000 का 9% निकाल लेंगे। तो क्या निकल जाएगा? गरीबी रेखा से नीचे महिला की संख्या निकल जाएगी। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 9 तिया कितना हो जाएगा आपका? 2700 हो जाएगा। यानी कि गरीबी रेखा से नीचे महिला की संख्या कितनी है? तो 2700 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। एक सिंप्लीफिकेशन में आपको बॉडमास थ्योरम मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं कि क्या होता है। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसे जो है ब्रैकेट का हल कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या दिया गया? 2 पे पावर 2, यानी कि 2 पे पावर स्क्वायर दिया गया है। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो 18 4 कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यहाँ पर ऑफ का साइन है तो पहले इसे हल किया जाएगा। तो 25 चौक कितना हो जाएगा आपका? ऑफ मतलब का होता है, हिंदी में का दिया हो रहा था, मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो 25 चौक आपका कितना हो गया? 100 हो गया। माइनस का आगे साइन है तो माइनस दे देंगे 30, प्लस है तो प्लस आगे साइन। इधर ब्रैकेट का हल करने पर कितना आया आपका? 22 आया। इसे जब हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 122। 122 में से 30 गया तो आपका कितना बचेगा? 22 इधर 8, यानी कि कितना बच जाएगा आपका? 92 बचेगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन का कितना आंसर आएगा? 92 आएगा। कितना आएगा आंसर? 92 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया कि दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 8% का क्या होता है? नुकसान होता है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूं कि कोई सी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। तो उसे बोला गया कि किसी जो है 46 रुपये में बेचा तो कितने प्रतिशत का नुकसान हो गया, यानी कि लॉस हो गया? तो 8% का लॉस हो गया। यानी कि 100% का सामान 8% के हानि पर, यानी कि 100 - 8 तो कितना हो जाएगा? 92%। यानी कि 100% का सामान 92% में क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। लेकिन बोला गया कि अगर उसे
6% के लाभ में बेचना हो, यानी कि 100% का सामान 6% का लाभ, यानी कि 100 + 6 यानी कि 106% में बेचना हो तो उसे जो है कितने रुपया में बेचना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बेचा कितने में गया था, 92%, यानी कि 8% के हानि पर बेचा गया था, यानी कि 92% में उसे बेच दिया गया था। तो 92% में बेचा था तो कितने रुपये में बेचा था, 46 रुपये में बेचा था, यानी कि 92% बराबर आपका कितना हो गया, 46 रुपये हो गया। तो 46 से काटेंगे तो 46 दूनी 92, यानी कि 2% बराबर कितने हो गए आपके, 1 रुपये हो गया। यहाँ पर हमें चाहिए कितना, 6% के लाभ पर कितने रुपए में बेचना होगा, यानी कि 106% का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 53 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका नया विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 53 दूनी 106% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 53 रुपये हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु को 53 रुपये में बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 6% का लाभ होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।